नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2019 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 8 जनवरी 2020 को हुआ था। आज की क्लास में हम ईवीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन है बंबई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बंबई से पुणे के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बंबई से ठाणे के बीच। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल को चली थी। इस ट्रेन में 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इस ट्रेन में कितने किलोमीटर लंबी यात्रा की थी? तो इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। इस ट्रेन में 400 पैसेंजर थे। कितने पैसेंजर थे? 400 पैसेंजर थे। और ये जो ट्रेन चलाई गई थी ब्रॉड गेज पर चलाई गई थी। किस पर चलाई गई थी? ब्रॉड गेज पर चलाई गई थी, ठीक है। ट्रेन के ट्रैक होते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तो ये ब्रॉड गेज पर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, सोनपुर में। अब ये सोनपुर है, ये कहां पर है? ये बिहार में है। सोनपुर कहाँ है आपका? बिहार में है। और सोनपुर का ये जो मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णमासी को लगता है, ठीक है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णमासी को लगता है। ये मेला अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें एक हाथी बाजार लगता है, ठीक है। क्या लगता है? हाथी बाजार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद। राष्ट्रीय एकता परिषद, तो राष्ट्रीय एकता परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है। एनआईसी, क्या बोलते हैं? एनआईसी। अब वो पूछ रहा है एनआईसी की स्थापना कब हुई थी या राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, 1961 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अब राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसका वर्क क्या है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का काम है सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करना, ठीक है। और इसका जो लोगो है, ये इसका जो सिद्धांत है वो क्या है? अनेकता में एकता। क्या सिद्धांत है इसका? अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ठीक है। अब हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कितने मूल अधिकार हैं? अभी वर्तमान में हमारे मूल अधिकार 6 रह गए हैं, ठीक है। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया। अब जो मूल अधिकार हैं उसमें समता मतलब समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में शामिल है वो आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अनुच्छेद 14 से 18 में आपके समानता के अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, 1 सेक। देखिए मैंने ये पूरी ट्रिक्स लिख दी है आपके सामने, सभी इसमें मूल अधिकार शामिल हो गए हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। अब देखो याद करना बहुत इजी है। समस्त शोध, जितने भी रिसर्च वर्क होंगे, शोध वर्क होंगे, वो किसके उपचार के लिए हो रहे हैं? किसके काम के लिए उपचार हेतु हो रहे हैं? संस्कृति के उपचार हेतु हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए कैसे ट्रिक काम कर रही है हमारी। सम से हो गया समानता का अधिकार, सत से हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, शो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति से हो गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब सुनिए, इसमें एक संपत्ति का अधिकार है, वो आर्टिकल 31 में था, वो आपको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए आप याद करना बहुत इजी है। समानता का अधिकार 14 से 18, इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें 5 है। देखो 14, 15, 16, 17 और एक 18, तो 5 हैं आपके, ठीक है। 5 अधिकार हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपके कितने हैं? 4 हैं। कितने? 19, 20, 21, 22, तो 4 हो गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने हैं? 2 ही हैं, ठीक है। 23, 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता कितनी? धर्म कितने होते हैं हमारे? 4। मूल जो धर्म है हमारे कितने हैं? 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जो हमारे भारत में है मोस्टली, ठीक है। तो 4 धर्म है, तो 4 धर्म के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता कितने हुए? 4 हो गए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो 4 हो गए आपके।
ठीक है। अब संस्कृति और शिक्षा, तो देखो संस्कृति और शिक्षा तो दो चीजें है ना, संस्कृति और शिक्षा तो दो ही आर्टिकल हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या होता है, कोर्ट में आप अपने मूल अधिकारों के लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल कितने के अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत। और जो संपत्ति का अधिकार था वो किसमें था, 31 आर्टिकल में था, ठीक है, 31 आर्टिकल में था। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे जो है मूल अधिकारों को आसानी से याद रख सकते हैं ज्यादा लंबे समय के लिए। ठीक है, तो सिंपल है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समानता का अधिकार किसमें है आपका, 14 से लेकर 18 के बीच में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, ऐसी गजब की ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसकी डिटेल वीडियो संविधान जब पढ़ाऊंगा तो उसकी डिटेल वीडियो में अलग से डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का लचीला संविधान लागू है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो मोस्टली बच्चों ने अगर जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी सी जल्दबाजी में भारत आंसर लगाया होगा उस समय पर जब पेपर में आया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, तो हम कठोर को छोड़ दे लचीले पे चले जाते हैं। लचीला तो है ना, तो इसलिए हम भारत टिक कर देते, पर ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो केवल लचीला है। क्यों लचीला है, क्योंकि उसके संविधान में संशोधन करने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए लोकल कोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां का संविधान कैसा है, लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। ऑप्शन है गर्म स्थल में, मानसून में, टैंगा में, टुंड्रा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, टुंड्रा प्रदेश में। अब ये टुंड्रा प्रदेश होते हैं, वहां पर क्या होता है, रेनडियर पाया। तो रेनडियर का जो यूज होता है वहां पर परिवहन के लिए होता है, आने जाने के लिए होता है, सामान ढोने के लिए होता है, माल ढुलाई के लिए होता है, इस काम में यूज करते हैं इसका। ठीक है, और इसकी जो खाल होती है उसको जो है ओढ़ करके, जैसे कि मान के चलो रेनडियर मर गया है तो मरने के बाद उसकी जो खाल होगी तो उसकी खाल को ओढ़ करके ठंड से बचा जाता है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है तो यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए रेनडियर की खाल का यूज करते हैं। समय पड़ने पर इसका यूज जो किसके लिए करते हैं, दूध, इसका जो रेनडियर होता है इससे जो दूध मिलता है उसका दूध मतलब पीते हैं लोग। और अगर ये रेनडियर मर जाता है या इन्हें भूख लगती है तो ये रेनडियर को मारकर भी खा जाते हैं। तो इस तरह से इसके मांस का भी यूज ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, आपसे क्या पूछा गया, नहीं है। ऑप्शन है कंपास, डाउन्स, पेरिस और पंपास। अब देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से घास के मैदान शीतोष्ण है और कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय है। तो 1 सेकंड रुकिए, देखिए मैंने सभी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान आपके सामने लिख दिए हैं। अब समझिए जरा, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, तो देखिए उष्ण कटिबंधीय में आपका सवाना है, ठीक है, सवाना है, कंपास है और लानोस है। ठीक है, तो आप इसमें पूछा गया शीतोष्ण घास का मैदान नहीं पूछा गया, तो नहीं का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय कौन सा है इनमें। तो देखिए ऑप्शन है कंपास, तो कंपास पहली ऑप्शन पे, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो गया है, कंपास। ठीक है, फिर है डाउन्स, पेरिस और पंपास। तो देखो डाउन्स, पेरिस और पंपास, देखो ये रहे, देखो डाउन्स, पेरिस और आपका क्या है, पंपास। तो ये कैसे मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। अब देखो इनके नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो आपका सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, कंपास ब्राजील में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, शीतोष्ण घास के मैदानों में पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, पेरेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, बेल्स आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, स्टेपी आपका मध्य एशिया में पाया जाता है और लास्ट डाउन्स जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के आकार होगा, अनुसार जनसंख्या के आकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आकार लिखना रह गया है। ठीक है, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के अनुसार, सबसे ज्यादा जनसंख्या आप जानते ही हैं एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में थारू कौन सी जाति, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दो आंसर सही जाते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश जाता है और एक आपका उत्तराखंड जाता है। और जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो उस समय भी आयोग ने दोनों ऑप्शन ही सही माने थे, जिसने ए लगाया उसको भी नंबर दिए थे और जिसने बी लगाया उसको भी नंबर मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोनों है। दोनों क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी थारू जनजाति है, थारू जनजाति आपकी
पश्चिम में नैनीताल, मतलब नैनीताल कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। तो नैनीताल से लेकर के पूर्व में देवरिया तक फैली हुई। देवरिया कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑप्शन है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। ये पहला इस्पात संयंत्र था। कैसा पहला था? सबसे पहला जो इस्पात का संयंत्र बना था वो पहला था, सबसे पहले ये बना था। और यहाँ पर क्या होता है? रेलों का उत्पादन किया जाता है। ये जो बनाया गया था 1955 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था। और ये जो है सोवियत संघ मतलब कि रूस की हेल्प से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन है विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था है 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज करो 30 सीट है, तो 30 का अगर हम 1/3 निकालते तो हमारे पास कितना निकल के आता? 10। तो 10 सीटों से, 30 में से 10 सीटों से कम नहीं होनी चाहिए महिलाओं की जो आरक्षण की संख्या है, मतलब कि महिलाओं की सीटों की जो संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? अब उम्र बतानी है आपको राज्यपाल की। देखो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए एज जो है वो सेम है, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। 35 वर्ष जो है राज्यपाल के लिए एज रखी गई है। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित करना है। अब देखिए इनको मैचिंग करनी है। देखो भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। अब देखो सेकंड पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। राज्य, राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, फिर है नगर निगम, नगर निगम में कौन होता है? मेयर होता है। ठीक है, अब पंचायत राज में कौन होता है? आपका सरपंच होता है। और आपका भारतीय संघ का कौन है? प्रधानमंत्री है। अब देखो सही बन गया। देखो ए का क्या बना? फर्स्ट, नहीं ए का क्या बना? फर्स्ट। फिर सेकंड, राज्य का क्या बना है आपका? राज्यपाल, 3, 1 3। फिर क्या बना है? 4। और फिर आपका क्या बना है? 2। ठीक है, पंचायत का कौन है? सरपंच, 2। तो 1 3 4 2। तो आपका 1 3 4 2 बी ऑप्शन इसका फिट बैठ रहा। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है केरल 1959 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, बिहार 1958 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। केरल में 1959 में ये आपका अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग हुआ था। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है। ठीक है, जब वहां की जो सरकार होती है वो विफल होने लगती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, या टाइम पीरियड पूरा होने वाला था तब भी आपका राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पर चुनाव किया जाते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल वीडियो है, तो इसकी डिटेल वीडियो हम लाएंगे अब जैसे ही हमें समय मिलेगा। नगर निगम, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखो नगर निगम, देखो घर कहाँ होता है? नगर के अंदर, तो ये लगेगा। चुंगी कर भी होता है, मनोरंजन कर, मनोरंजन करने जाते हैं, अब सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें टैक्स होता है, तो ये सब आपका नगर निगम लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओप्स, अरे अभी वीडियो लास्ट नहीं हुई है, आप टाइमलाइन देख करके समझ सकते हैं, वीडियो अभी फिनिश नहीं हुआ है। मैंने ये बीच में इसलिए डाला है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और हो सके तो कोई कमेंट कीजिए जिससे कि हमें पता पड़े कि हम कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कितनी और मेहनत करनी चाहिए। आपको किस चीज की डिटेल वीडियो चाहिए ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 15 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? ऑप्शन है पार्थेनियम, हिस्टेरोफोरस, इसको बोलते हैं कांग्रेस घास, एखोर्निया कॉर्पिसेपस, इसको बोलते हैं जलकुंभी, सिनोडोन,
डिक्टाइलोन इसे बोलते हैं धूप घास, और लेटाना कैमरा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, एकोर्निया कॉर्पी क्रॉसिपस जलकुंभी। अब देखो, ये जो जलकुंभी है ये बंगाल में आतंक बोला गया, या बंगाल का एक तरह से शोक भी कह सकते हैं। तो ये आतंक क्यों बोला गया वो समझिए। जैसे सपोज करो कि एक तालाब है, तो ये जो जलकुंभी होती है रुके हुए पानी में होती है। तो ये तालाब है, तालाब में क्या है, जैसे कि ये आपकी जलकुंभी है, इस तरह से जलकुंभी फैली हुई है। ठीक है, ऊपर ऊपर जलकुंभी फैल जाती है। होता क्या है कि इसे सबसे पहले बंगाल में उगाया गया था। तो ये जो होती है ये बहुत देखने में बहुत सुंदर होती है, इसकी पत्तियां और इसके फूल, ठीक है, बहुत सुंदर होते हैं। तो इसे उगाया गया था बंगाल में सबसे पहले, पश्चिम बंगाल में। तो होता क्या है कि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जमीन पर नीचे आता है, ये जो सूर्य का प्रकाश है जैसे ही ऊपर से नीचे आता है तो जलकुंभी ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करके पूरे तालाब में छा जाती है। ठीक है, ऊपर ऊपर पूरे में छा जाती है, नेक भी जगह नहीं छोड़ती, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ती है। अब होता क्या है इससे कि जो जलकुंभी होती है पूरा सूर्य का प्रकाश ऊपर ही ले लेती है, जिससे क्या होता है कि नीचे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सारी ऑक्सीजन जो पानी की होती है वो जलकुंभी ले लेती है, तो जो नीचे मछलियां होती है तालाब के अंदर वो मरने लगती है। तो इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा गया। ठीक है, बंगाल में आतंक बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन है, इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं, देखो प्रोटीन तो पाया जाता है, यह प्रजनन नहीं कर सकता, प्रजनन कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया था, ये बात सही है। और ये जो कैसी बात है, ये अजैविक लक्षण है। जैसे चीनी है, चीनी क्या है, आपके क्रिस्टल फॉर्म ही तो है, तो वो क्या है, अजैविक है। तो अब वायरस जो होता है, वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में बना करके सालों रखा जा सकता है, और जैसे ही उसको किसी मतलब हजारों साल बाद अगर उस वायरस को किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, या किसी भी जीवित सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, डाला जाएगा, तो वो फिर से ग्रो करने लगेगा। तो ये जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है वायरस को। ठीक है, तो क्रिस्टल के फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, ये इसका कैसा गुण है, अजैविक गुण है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें वंशागति सामग्री नहीं पाए थे, ये तो गलत बात है भाई, वंशागति सामग्री नहीं होती तो क्या ये ग्रोथ करता। अभी हमारा कोविड वायरस आया था तो ये भी तो वायरस ही तो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पादप हार्मोन को पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और ऑक्सिन। तो सी ऑप्शन इज राइट, इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है ये गैसीय फॉर्म में होता है और पौधों के सभी भागों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है फल जो होते हैं पकते हैं, फल क्या होते हैं, पकते हैं। और इथाइलिन किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि पर, देखो स्वतंत्र रूप से भूमि पर रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। ऑप्शन है राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, विब्रियो, एजेटोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज सॉरी बी ऑप्शन इज राइट, क्लोस्ट्रीडियम। अब देखो बात को समझो, राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक सहजीवी है, कुछ लोग राइजोबियम भी लगा देंगे, सहजीवी है। तो राइजोबियम भी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। होता क्या, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, जैसे कि आपके मटर हुए, चना हुआ, तो इसकी जड़ों में ये पाया जाता है। तो ये वहां पर सहजीवन करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सहजीवन करता है। ठीक है, और कैलोस्ट्रीडियम है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है, तो इसलिए कैलोस्ट्रीडियम लगाया गया है। कैलोस्ट्रीडियम क्या है आपका, स्वतंत्र रूप से भी पाया जाता है और अवायवीय भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए और ए डीएनए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी डीएनए। तो जो वाटसन और क्रिक थे तो उन्होंने जो डीएनए का मॉडल दिया था, तो इस तरह से डीएनए का मॉडल दिया था, तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। तो ये जो मॉडल दिया था उस समय पे वो बी डीएनए के नाम से ही प्रचलित हुआ था आज के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है। ऑप्शन है लीच, काइटिन, इक्नस और यूपलैक्टेला। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यूपलैक्टेला। ठीक है, अब सुनिए, ये जो है यूपलैक्टेला, ये क्या होता है, पॉरीफेरा संघ का जंतु। किस संघ का जंतु है, पॉरीफेरा संघ का जंतु है। और इसका एक उपनाम है, वो क्या है, वीनस की फूलों की टोकरी, वीनस की फूलों की टोकरी। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वीनस की फूलों की टोकरी निम्न में से कौन है, तो आपको ये आपका ऑप्शन लगा देंगे यूपलैक्टेला। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है पॉरीफेरा संघ का जंतु कौन है, तो यूपलैक्टेला आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, किस अणुओं की इकाई ये पूछा गया है।
वसा अम्लों की, अमीनो अम्लों की, विटामिन की, ग्लूकोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अमीनो अम्लों की प्रोटीन इकाई है, ठीक है। अब जो अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं वो कितने होते हैं? 20 अमीनो अम्लों का यूज किया जाता है प्रोटीन अणुओं को बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें सबसे जो सरल प्रोटीन अमीनो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। और ये जो प्रोटीन के अणु मतलब कि अमीनो अम्लों के अणु जो आपस में जुड़े रहते हैं वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइड बॉन्डिंग द्वारा, पेप्टाइड बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है लवक, रिक्तिका, तारकाय, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, तारकाय। अब देखिए जो पादप कोशिका होती है ये इसमें अनुपस्थित पूछा गया था, तो तारकाय आपका जंतु कोशिका में आपका मिलता है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए जो पादप कोशिका होती है आपका लवक पाया जाता है, रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं और सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है और लवक भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते होंगे, पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय। तो सी ऑप्शन इज राइट, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो इसका एक क्वेश्चन और बनता है पित्तरस, तो पित्तरस कौन स्राव करता है? यकृत ही स्राव करता है। तो ये जो है पित्तरस के स्राव करती है, ठीक है। ये जो है विटामिन ए का संश्लेषण भी करती है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है और प्रत्यरस का लगातार स्राव करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी है, आपसे पूछा गया पक्षी है, ठीक है। ऑप्शन है मोर, गौरैया, तोता, साइरस क्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, साइरस क्रेन। अब देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड टेट का पेपर है तो उत्तर प्रदेश की तो बात आनी है, तो कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ, 1 सेक। अब देखिए मैंने सारे फैक्ट्स आपके लिए लिख दिए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी तो हो गया साइरस क्रेन। अब देखिए पशु क्या होता है? पशु आपका है बारहसिंगा, वृक्ष है आपका अशोक, पुष्प है आपका पलाश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु वृक्ष और पुष्प। अब ये मोर ऑप्शन दिया है, मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है। गौरैया दिया है, जो गौरैया जो है आपका दिल्ली का राजकीय पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूर्वा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो पूर्वा जो है आपका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रामीण, रेखीय, नगरीय, अपखंडित। तो पूर्वा जो है आपका ग्रामीण परिवेश में शामिल है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में एक तो आपका ग्राम शामिल है और आपका फॉर्म स्टेट, ठीक है। हम बोलते हैं ना फॉर्म जा रहे हैं, ठीक है, फॉर्म स्टेट शामिल है, फॉर्म स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? आपसे पूछा गया ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ये सारे पर्वत होंगे पर इनमें ज्वालामुखी वाला कौन सा वो बताना। यूराल है, अपलेशियन है, किलिमिंजारो है और अरावली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, किलिमिंजारो, ठीक है। किलिमिंजारो आपका तंजानिया में मिलता है, कहाँ मिलता है? तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में मिलता है। और आपका ये जो पर्वत है जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे कैसा ज्वालामुखी है? निष्क्रिय, मतलब अभी वो वर्क नहीं कर रहा। ये जो है आपका किलिमिंजारो पर्वत जो है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है। इसकी जो हाइट है वो आपकी 5882 कितनी है? 5882 मीटर है, 5882 मीटर ऊंचा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा में, कच्छ तट में, ठीक है। तो ये आपको मोस्टली सभी को पता होगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मुंबई तट पर ये आपका एलिफेंटा द्वीप स्थित है, यहाँ पर आपका गुफा मंदिर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, मानसूनी वन में जहां पाए जाते हैं वहां वर्षा कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ, देखिए एक सेकंड सुनिए।
ये जो मानसूनी वन होते हैं इनका एक और दूसरा नाम होता है, वो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें हम मानसूनी वन भी बोलते हैं। ये जो वन है यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये जो वन है यहाँ पर वृक्ष जो पाए जाते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 1 से 1.5 महीने के लिए, मतलब कि आपका करीब मान के चलो 6 हफ्ते से लेकर के 8 है वीक, वीक की बात हो रही है, मतलब कि कितना हो गया? 1.5 महीने से लेकर के 2 महीने के लिए अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको क्या करते हैं? गिरा देते हैं। इनके यहाँ के जो वृक्ष हैं इस जगह पे जो पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं वो साल पाया जाता है, सागौन, आबनूस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत और अर्जुन आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी डिटेल और आपको याद रखनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कार्वी एंगलोंग पठार का विस्तार है कहां पर? हिमालय का, तिब्बत का, शान पठार का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, प्रायद्वीपीय पठार का। अब ये कार्वी एंगलोंग पठार है, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में मिलता है। ठीक है, और ये कैसा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये जो पठार है ये इसके कारण क्या होता है? जून से लेकर सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम में ग्रीष्म मानसून के कारण अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 300 से 400 है। कितनी ऊंचाई है? 300 से 400 ऊंचाई है कार्वी एंगलोंग पठार की। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए यूजफुल वीडियो टीचर से रिलेटेड ला सकूं ज्यादा से ज्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।